हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबको नमस्ते फ्रॉम टीम एसएससी। माई सेल्फ आपका सीए संजय भैया। तो आज डिस्कस करेंगे थोड़ा ऑडिट पेपर को लेके। तो देखो, डिस्कस करना था इसलिए ताकि जो बच्चे सितंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए थोड़ा इजी होंगे। लेकिन दोस्तों, जो बच्चे जस्ट एग्जाम दिए हो, 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ है, अभी आप लोग आराम से पढ़ो। कल का फुल टाइम है, आपको फोकस करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएम एफएम में पूरा फोकस करना है। आपको इसमें अभी सोचना ही नहीं है, जो हो गया बस हो गया। अभी आपको फुल फ्लेजेड फोकस करना है एसएम एफएम में, ताकि वहां से आपका इतना मार्क्स कैरी हो, ताकि ऑडिट में कुछ भी आपका छूटा है तो वो मैनेज हो जाए। तो सोचना भी नहीं है, बट थोड़ा डिस्कस कर ले ताकि थोड़ा मन को शांति भी मिले। और जो बच्चे एग्जाम देंगे, जिनका भाइयों बहनों आपका एग्जाम होने वाला है सितंबर में, तो आपके लिए थोड़ा समझने में इजी होगा और आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी इजी हो जाएगा। चलो, सबसे पहले तो आज एक बच्चे से मैंने डिस्कशन किया। तो जो समझ में आया, उनसे जो बात मैंने किया है कि जो 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू थे, ठीक है, बहुत 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 इजी था। मतलब ऐसा था कि इंस्टीट्यूट के मैट में जो भी क्वेश्चन थे वहां से ही थोड़ा आया था, घूम के ही। मतलब कॉन्सेप्चुअल बहुत था। और एक चीज इंपॉर्टेंट कि एमटीबी में जिस तरीके से केस स्टडी बना के डिफिकल्ट थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किया था इंस्टीट्यूट ने, उससे भी बहुत इजी आता। मैंने उनसे पूछा कि आप तो एमटीबी प्रैक्टिस करके गए थे, तो कैसा हुआ। बोला सर उससे भी बहुत इजी आया था। क्वेश्चन 30 मार्क्स का बहुत इजी था। ठीक है, अच्छा है बहुत। मैंने बोला बहुत अच्छा है, तो आप तो पूरा करके आए। तो बोला हाँ सर पूरा करके आए। तो बाकी का जो 70 मार्क्स था उसमें थोड़ा देखो, 30 मार्क्स तो बहुत इजी कर दिया, तो भाई पेपर में तो भाई 60 अगर इजी आएगा तो 40 तो थोड़ा डिफिकल्ट तो आएगा। ये तो जाहिर सा बात है, बहुत इजी बात है। तो बाकी जो 70 मार्क्स का था उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। पेपर कैसा था, किस तरीके का पेपर था, कहाँ से वो प्रिपरेशन किया, बस सारे आइडिया मैं आपको थोड़ा दूंगा छोटा छोटा करके। देखो, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आपका कि पेपर में आपका जो 70 मार्क्स था उसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिया था। जैसे जो नॉर्मल चीज है, जो पेपर का पैटर्न है आपका, टोटल क्वेश्चन नंबर 1 जो है, टोटल 6 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी है, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये फंडामेंटल से आपका टोटल 70 मार्क्स का आता है, और 5 into 14 मतलब 70 मार्क्स। तो एक बार डिस्कशन करते हैं क्या हुआ था। मैंने आपको एमसीक्यू के बारे में फिर से बता रहा हूँ, बहुत इजी था गाइस। और आपको इंस्टीट्यूट का मैथ को पूरा अच्छे से फॉलो करना, और एमटीपीआरटी फॉलो करोगे तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो जो पेपर था हम लोग का आज का, इसमें आपका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस, कैसे आपको पूर्ण करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली में। ये क्वेश्चन मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्रोग्राम से दिया गया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा पढ़ोगे मन से अगर ये क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। और ये क्वेश्चन का आपका जो मार्क्स था वो था 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन में 1 है, पहला क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया था ये आपका वैल्यूएशन के रिगार्डिंग दिया था, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है। ये भी 4 मार्क्स और बहुत ईजी था, क्योंकि इसमें फीफो मेथड फॉलो करके आपको वैल्यूएशन करना था ऑडिट का, सॉरी इसका इन्वेंट्रीज का। ये क्वेश्चन ही बहुत ईजी था एकदम। ठीक है, एज सच डिफिकल्ट नहीं था। 4 4 8 मार्क्स यहाँ पे हो गया। और 3 मार्क्स का जो यहाँ पे क्वेश्चन था, तो वो ये आप क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन मैंने बच्चे से पूछा। वो खुद मुझे क्वेश्चन किए, सर ये क्वेश्चन आपको आता है। तो सबसे पहले तो मैंने उनको समझा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, मैंने उनको पढ़ के अच्छी तरह समझा कि क्वेश्चन में क्या लिखना था। लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखो, आप यहाँ पे 3 सेक्शन का जिक्र किया है, 134 5E, ठीक है, 149 8 एंड 177 47। तो उस बच्चों का सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था मेरे पास कि सर ये तो आउट ऑफ द बॉक्स का क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि 149 8 हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है कंपनी एक्ट में, हम लोग 148 तक पढ़ते हैं। और 177 4 हम लोग को सीए फाइनल में। तो मैंने उनको एक ही चीज बोला, अगर आपका आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, अगर आपका एग्जाम में आप अगर मान के चलिए क्वेश्चन आपका कहीं पर भी बुक्स में आपने नहीं पढ़ा है, तो आउट ऑफ द बॉक्सिंग करने के लिए आप बॉक्स क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर मैं अटेंड करके आओ तो मिक्स नहीं आएगा, आप तो अटेंड नहीं किए हो तो सॉरी फॉर दैट, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे अटेंड करके आए उसके लिए खुशखबरी है। अगर ये बाहर से क्वेश्चन है, आई थिंक सो बाहर से क्वेश्चन है थोड़ा, तो ये क्वेश्चन के आंसर अगर लिख के आओ, कुछ ट्राई करके आओ, तो आपको मार्क्स मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, 3 मार्क्स से ज्यादा कुछ नहीं था सच। सॉरी गैस। इसके बाद यहाँ पे आपका एक बेसिक क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग द ऑडिट फाइल्स वगैरह। तो ये भी क्वेश्चन इजी था, और ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो कुल मिलाकर 4 4 8 3 11 और 3 14 हो गया क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी था और एज सच डिफिकल्ट भी नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। असेसमेंट प्रोसीड्यूर, रिस्क, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर से ये क्वेश्चन था मेनली, रिस्क असेसमेंट मेनली ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल से मेनली क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर आप बोल सकते हो कि चैप्टर नंबर 4 शायद, ठीक है, चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद इसका जो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन था इसमें आपका कुछ क्वेश्चन ये दिया हुआ था, जो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑडिट से रिलेटेड जो मतलब क्या बोले, मतलब रिस्क ऑफ द मिसस्टेटमेंट का जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन था ये बेसिक मेनली आपको आप जो आर्टिकलशिप में जाके करोगे उस प्रैक्टिकल रिलेटेड एस्पेक्ट से, मैंने जो बच्चे से बात किया और मैंने जिनसे बात की, क्योंकि ऑडिट लाइक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इट्स नॉट माई केयर एक्चुअली। सो जितना मुझे पता है, आइडिया है, जितना मैं ऑलरेडी गो थ्रू किया हुआ, जितना मैं बच्चे लोगों के साथ थोड़ा जुड़ा रहता हूँ इसके साथ समझने के लिए, मुझे भी खुद लर्निंग मिलता है इससे। तो पेपर जो था, ये जो क्वेश्चंस वगैरह था, बी नंबर का क्वेश्चन भी था, ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ था और मोस्टली आप बोल सकते हो कि ये मेनली रिस्क के जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि बच्चे लोग ना ऑडिट करने के टाइम पे जो भी रिस्क होंगे उनसे थोड़ा कोप अप हो जाए पहले से ही। इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर सी था, 2 का सी, 3 मार्क्स का। उसके बाद ये भी क्वेश्चन था ऑडिट एंगेजमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, भाई ऑडिट एंगेजमेंट का क्वेश्चन था, ये भी अच्छा था, बच्चे ये बहुत अच्छी तरह से लिख के आए थे, मुझे बता रहे थे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा उसने, मतलब वेरी गुड, अच्छा हुआ है क्वेश्चन। तो बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो था ये आपका ऑडिट प्लानिंग से मिलनी क्वेश्चन था कि ऑडिट प्लानिंग कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग आपको मैटर्स वगैरह लिखना है, 4 नंबर का था। इसके बाद ये एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आपका मेनली आया था ऑडिटर से, मतलब कैसे आप मैनेजमेंट को गाइड करोगे, आपका काम क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था मेनली। और इसके बाद एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हुआ क्वेश्चन था, जो कि ऑडिटर एक कंपनी में अपॉइंट होंगे मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स में, उसमें। तो ये 3 का सी नंबर क्वेश्चन था। और देखो आप क्वेश्चन भी ना बहुत बड़ा बड़ा नहीं है सच, मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा नीट है, स्मॉल है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। हर जगह से क्वेश्चन को फ्रेम किया, ऐसा नहीं कोई एक चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। इंस्टीट्यूट आपका टोटल सिलेबस में जितना भी चैप्टर, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को मिला के 11 चैप्टर टोटल, एथिक्स सब कुछ मिला के ऐसे वगैरह, तो 11 चैप्टर में से क्वेश्चन इवेंचुअली किया, मतलब ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से बहुत ज्यादा डाल दिया, इवेंचुअली क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से फ्रेम हुआ है, ताकि बच्चे लोग अटेंड भी कर पाए इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन था एक होटल से, ये आप बोल सकते हो स्पेशल ऑडिट है, मतलब होटल से रिलेटेड आपको ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट फंक्शन क्या होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर का काम क्या होगा, उस तरीके का क्वेश्चन दिया था, होटल से जुड़ा हुआ, अच्छा था। ये ऑडिट टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4A का क्वेश्चन, 4B का ये जो क्वेश्चन था, ये भी एक असाइनमेंट से जुड़ा, मतलब ऑडिटर का जो असाइनमेंट होता है, टास्क रिलेटेड टू द लाइक सेवरल डिवीजन ऑफ द कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू डूइंग द ऑडिट, तो इससे रिलेटेड था। ये ऑडिट एविडेंस में, आपको ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि ऑडिट असाइनमेंट जो होता है वो सारे ऑडिट एविडेंस में पड़ता है, क्योंकि आप जो भी असाइनमेंट करोगे वही आपको फ्यूचर में एज ए एविडेंस आप शो करोगे, जब क्लाइंट से जुड़ा हुआ कोई भी इश्यूज आएंगे और क्लाइंट से जुड़ा आप कोई भी जुडिशियल केसेस में जाओगे फॉर द लाइक फॉर द लाइक क्या बोलते हैं, केस अगेंस्ट द डिपार्टमेंट्स, ओके। और ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से था, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद ये एनालिटिकल प्रोसीड्यूर से क्वेश्चन कुछ था। 5 नंबर का जो क्वेश्चन था, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका रिलेट टू द शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कि पीक्यू कंपनी ने डाइवर्सिफाई बिजनेस करता है और ये शेयर इशू किया जनरल पब्लिक को, शेयर का वैल्यू है 100 रुपया, बट द डायरेक्टर कंपनी प्रपोज किया शेयर को डिस्काउंट में इशू करेंगे, मोर रिस्पॉन्स शेयर ऑब्जेक्ट द सेम इज नॉट अलाउड, सो अलाउ है कि नहीं, क्योंकि शेयर आप पब्लिक को इशू, देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं करके आएगा तो क्या करके आओ, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लॉ में शेयर कैपिटल डिवेंचर में कवर अप कहते हैं हम लोग करते सेक्शन 53 में, जहाँ पे बोला गया स्वेट इक्विटी शेयर, और या तो कोई कंपनी का अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कोई भी ऐसा कुछ रिकंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट्स होता है जहाँ पे कोई आपको ऑर्डर मिलता है या तो खुद से अरेंजमेंट वगैरह करते हो, आपका सिक कंपनी है, उस केस में आप शेयर इशू कर सकते हो एट ए डिस्काउंट। बट आपको याद रखना है अदर देन दीज टू, शेयर कंपनी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते सेक्शन 53 में, और जो कंटेंशन था वो सही था शेयर डिस्काउंट में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्योंकि शेयर इशू आप किसको कर रहे हो ना, जेन पब्लिक को, तो अच्छा क्वेश्चन था ये चीज। इसके बाद यहाँ पे एसेट का जो वैल्यूएशन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड कोई आपका
कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरीके से जॉइंट ऑडिटर का काम होगा पीपीई को वैल्यूएशन करने में, उस तरीके का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? ये था आपका 5 का ए एंड 5 का बी एंड इसके बाद 4 हो गए, ये 3। मतलब आप देख रहे हो फ्रेमिंग, देख रहे हो 4 4 3 3, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब 10 मार्क दे दिया, 5 मार्क दे दिया, 8 मार्क दे दिया। क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया, हर एक बच्चा अगर कोई और ज्यादा ऑप्शन रहेगा तो मार्क्स भी उसको उतने तरीके से मिला। तो इंस्टीट्यूट आपको देखा है, ये आप बोल सकते हो, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया। और इसके बाद आपका मेनली ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स से जुड़ा, ये मेनली आप लोग सीए फाइनल में पढ़ते थे प्रोफेशनल एथिक्स, तो अभी तो सी इंटर में है। तो एथिक्स से जुड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का है, आपको लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आज चार्टर अकाउंटेंट प्रैक्टिस फेल टू इन्फॉर्म हिज क्लाइंट विद चेंज इन द लॉ एप्लीकेबल टू हिज क्लाइंट। तो ये क्या प्रोफेशनल एथिक्स को वायलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसके लिए करेंगे। बहुत अच्छा, मतलब मैं वो तो बोलूंगा सबसे इजी क्वेश्चन इस पैटर्न से था। अगर आप एथिक्स अच्छी तरह से पढ़ के गए हो प्रोफेशनल एथिक्स, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन आना चाहिए और आएगा भी, आई बिलीव सो। निधि कंपनी का क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, कारो एज पर द कारो 2020। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन था 6A का। इसके साथ आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कैसे आप बोल सकते हो कि कॉर्पस कंट्रीब्यूशन रिवॉल्विंग फंड को कैसे, मतलब आप टर्मिनोलॉजी करोगे, लिखोगे, मतलब ये आपका स्पेशल जो होता है ना ऑडिट, बेसिकली एनजीओस का, स्कूल्स का, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था मेनली। और इसके बाद आपका लोन को कैसे क्लासीफाई करोगे और उसका इनकम को कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, उससे रिलेटेड था। ये आप बोल सकते हो ऑडिट ऑफ द बैंक से क्वेश्चन था मेनली। और जो आपका लास्ट 2 क्वेश्चन था उससे रिलेटेड आपका था ऑडिटर का क्वेश्चन, जो कि आपका विद रिस्पेक्ट टू द रिटन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द लाइक यू कैन से मैनेजमेंट, ठीक है, उससे जुड़ा क्वेश्चन था। और एक लास्ट क्वेश्चन जो था ये आपका रिगार्डिंग द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो कि आपका आप बोल सकते हो कि लीज एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन, मतलब ये स्पेशल ऑडिट में ही मोटा मोटा आ जाता है। तो मेनली जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, क्वेश्चन बहुत मिक्स अप करके दिया और वो सब क्वेश्चन में आपको आप देख ही रहे हो फ्रेमवर्क कैसे हुआ है। तो मिक्स क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा जैसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से फ्रेमवर्क करके दिया था। तो ये था ऑडिट का डिस्कशन। मैंने जितना हो सकता आपको बताया, कि जितना मुझे फीडबैक वगैरह मिला है स्टूडेंट लोगों से, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो देखो सबसे पहले तो अगर मेरे से कोई भूल हो गया बोलते बोलते कि कोई चैप्टर से, तो माफी चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था कि बच्चे लोग भी आगे आ पाए और आके इसको सॉल्व करें। इसका जो सॉल्यूशन है आपको कुछ ही दिन में मिल जाएगा, सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट अपलोड जरूर करेंगे, तो थोड़ा बहुत वेट कर जाओ। और आपको जितना भी आप जहाँ से ऑडिट वगैरह का पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि जो क्वेश्चन हम लोग करके, मतलब एग्जाम में आ रहे हैं उस तरीके का क्वेश्चन हम लोग अटेंड कर सकते हैं। फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, आपको इस फॉर्मेट में चलना है। और ऑडिट का क्वेश्चन आज इजी आया है, तो आप पकड़ के चल सकते हो कि एफएम का क्वेश्चन भी इजी आएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो हो गया छोड़ दो, अब कुछ उसमें बोलना नहीं है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एसएम एफएम के पेपर में आप दोनों पेपर में वेटेज इवेंचुअली दो, मतलब आप जो भी दोगे वेटेज बोथ को सेम दोगे। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक पेपर है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, एफएम इज मोर टर्मिनोलॉजी बेस्ड, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब इसमें आपका लिवरेज पढ़ोगे आप, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को पढ़ोगे आप, ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट को पढ़ोगे, कैश मैनेजमेंट को पढ़ोगे, डिविडेंड पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट आईआरआर एनपीवी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, सोर्स ऑफ फंड कैसे होता है, जैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो गया। तो आपको जो चैप्टर्स पढ़ने में, वो चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करके आपको आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आप उस चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। आपके हाथ में अभी टाइम है, कल का पूरा सारा दिन, और एग्जाम के जाने के पहले आपको 7-8 घंटे जो भी आपको पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले तो ऐसे में टोटल 5 चैप्टर है, आपको जितना चैप्टर हो गया आप उसमें फोकस करो, स्टिक रहो। और चैप्टर नंबर 5 थोड़ा बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, बड़ा है थोड़ा, उसमें करो, आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उससे फोकस करो। बाकी 4 चैप्टर ध्यान से करो, ताकि आपको एटलीस्ट 50 आउट ऑफ कुछ 30-35 आपको अच्छी तरह से अटेंड कर पाओ और उससे मार्क्स को कैरी कर पाओ। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एसएम आप बोल सकते हैं ट्रिकी पेपर है, जहाँ पे क्वेश्चन जो फ्रेमवर्क होगा वो बेस्ड ऑन द आपका प्रेजेंट सेंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत हार्ड कोड मिलेगा, लेकिन अच्छा पेपर है। अब आ जाता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोस्तों आपको जो पेपर आएंगे, वो पेपर में आपका जो फ्रेम होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपको देखना पड़ेगा कि सबसे नंबर 1 कि पेपर जो फ्रेम होगा वो आपका मेनली जो वेटेज रहेगा पेपर में बोल देता हूँ। सबसे पहले थ्योरी चैप्टर को छोड़ना नहीं है,
इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है और आपका सोर्स ऑफ कैपिटल जो है, इन दोनों चैप्टर से थ्योरी बहुत ज्यादा आएंगे। उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बचेंगे। ये दोनों चैप्टर में आपका प्रैक्टिकल जाने आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है आपको, और सब कुछ जगह पे आपको इंटरपोलेशन टेक्निक भी यूज करना पड़ता है टू कैलकुलेट द IRR, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड करके आपको IRR निकालना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बचेंगे जितना हो सकता है एकदम अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। और MIR मतलब मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, NPV एंड IR, इन दोनों में से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से फेम होगा, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो 2 चैप्टर को। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा थ्योरी 2 चैप्टर मैंने बता दिया, ये प्रैक्टिकल 2 चैप्टर। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन वही आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कितना अच्छा होगा, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर यूज करके आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप इंक्रीज कर पाओगे, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज कर पाओगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जो NI अप्रोच है, ओके, जो NI अप्रोच जो है आपको वो अच्छी तरह से करना है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है आपको अच्छी तरह से करना है। एजम्पशन वगैरह आप जरूर पढ़ के जाना। टोटल ट्रेडिशनल अप्रोच, NI अप्रोच का जो एजम्पशन है उसको अच्छी तरह से जरूर पढ़ना। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आपका लिवरेज चैप्टर में। सो लिवरेज में आपका FI फाइनेंशियल लिवरेज, FL, CL एंड OL, तीनों में जो रिलेशन है, प्रूफ आपको करना नहीं है लेकिन रिलेशन अच्छी तरह से पढ़ना। और आपको EBIT, EPS, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन EPS, इस सब आइडिया को आपको, छोटा छोटा आइडिया को आपको लेके जाना अच्छी तरह से। एंड उसके बाद आपका लीवरेज हो जाने के बाद लीवरेज बढ़िया से प्रैक्टिस करना, मतलब एक भी इंच का एक जगह पे मत छोड़ना जहाँ पे आपको क्वेश्चन है और ना कर पाओ आप। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा है, जहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट तीनों को देखना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। कैपिटल मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट जरूर देखना, लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जो ऑपरेटिंग कैपिटल साइकिल होता है, उसको अच्छी तरह से जरूर प्लीज पढ़ के जाना। ऑपरेटिंग साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ जाना। और यहाँ पे थ्योरी बहुत रहता है, थ्योरी को थोड़ा गो ऑन करना, थ्योरी को थोड़ा आपको अच्छी तरह से गो ऑन करके लिखना है। थ्योरी को बहुत ध्यान देना, क्योंकि थ्योरी में छूटना नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, FM में थ्योरी इज वेरी ट्रिकी और इंटरेस्टिंग भी होता है। आपको अगर ऐसा होता है कि आपका जो MCQ आएगा ना, आप देखना थ्योरी में, थ्योरी से आपको ज्यादा वहां से मतलब मैक्सिमम वहां से कवरअप होगा। और इसके बाद आपका क्या, डिविडेंड एडिशन जो है। अच्छा, डिविडेंड एडिशन तो अच्छी तरह से करना, बहुत इजी वाला चैप्टर है, उसमें एज सच कुछ डिफिकल्टीज वगैरह नहीं है, तो डिविडेंड एडिशन आराम से करियो आप लोग। तो ये मोटा मोटा चैप्टर के बारे में मैंने डिस्कशन किया। आपको ध्यान रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ओके, एंड आपका जो सोर्स ऑफ कैपिटल है, जो ये पांचों के पांचों चैप्टर बहुत ट्रिकी है, आपको इसको अच्छी तरह से करना है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का जो रोल होता है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको पढ़ना है जरूर अच्छी तरह से, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपको लीवरेज के बारे में थोड़ा आइडिया लेना कि कौन सा लीवरेज किस तरह कितना, मतलब फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ता है तो उससे सिचुएशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करने आना चाहिए। तो लास्ट बात मैं यही बोलूंगा भाई, आराम से FM को पढ़ो, ठीक है। FM में इतना मार्क्स लाने का कोशिश करो ताकि आपका जो भी ऑडिट में, अगर कोई भी पेपर में, ठीक है, आपका थोड़ा अप्स या डाउन्स कुछ भी हुआ है, तो आपको ये लास्ट पेपर से एकदम बढ़िया से अटेंड हो जाए, और इससे आपको मेकअप भी हो जाएगा। तो आपका जो एग्जाम होने के बाद जो मोटो रहेगा ना, माइंड सेट रहेगा, वो बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा कि मैं एग्जाम जरूर पास करूंगा और मैं भाई फाइनल के लिए आगे जाऊंगा, इंटर्नशिप स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम SMFM। बढ़िया से देना, जो भी है आप अच्छी तरह से पढ़ो, और जो मैंने आपको बताया वो आपको गो थ्रू करो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऑल द बेस्ट गाय, बाय। तो पढ़ते रहना एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। खाना पीना अच्छी तरह से करना, लास्ट डे है तो दिमाग थोड़ा ठंडा रखना और अच्छी तरह से करके जाना, कोई हेडेक नहीं है। जो भी करोगे आप लोग, बिलीव है, 100% बिलीव है कि आप लोग अच्छा करोगे, एकदम दिल से। थैंक यू गाइस।